हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशनल एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सरिता पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो हमारी क्लास है सी-टेट प्लस सुपर टेट को लेकर के चल रही है, एक सीरीज है जिसमें कि आपको एक ऐसा टॉपिक हम लेकर के चल रहे हैं जो आपको सी-टेट एंड एस-टेट आने वाला सुपर टेट दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लोकतंत्र आज का हमारा टॉपिक है डेमोक्रेसी। दोस्तों, ये पॉलिटी के अंतर्गत आता है। पॉलिटी से तकरीबन 10 से 12 टॉपिक्स कुछ ऐसे मिलेंगे आपको, चैप्टर ऐसे मिलेंगे जहां से ये क्वेश्चन बनते हैं और हम कराएंगे आपकी तैयारी। तो पॉलिटी से दोस्तों कुछ क्वेश्चन बन जाएगा, तकरीबन प्रैक्टिस सेट आप कीजिए और देखेंगे आपकी पॉलिटी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो तकरीबन 10 क्वेश्चन पॉलिटी से आता है। हर एक टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। कुछ टॉपिक एक क्वेश्चन लेकर आता है, तो कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें कि 2 से 3 क्वेश्चन भी फंस जाते हैं। ये कहा नहीं जा सकता किस टॉपिक से पर्टिकुलर कितने क्वेश्चन आएंगे, बट पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं। तो पॉलिटी रह गया था हमारा। बाकी सभी प्रीवियस ईयर पेपर हम करा ही चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, अभी तक आपने नहीं देखा है, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ऑल बटन पे टच कीजिएगा। तो आपको सारे वीडियोस जो डेली अपलोड होते हैं वो आपको मिलते जाएंगे और आप काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बात करें सी-टेट की, अगर सी-टेट के लिए अभी तक आप तैयार पूरी तरीके से नहीं हो पाए हो, तो अभी पोस्टपोन्ड हुआ एग्जाम। आगे आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। ये जो मौका मिला है आपको अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए मौका मिला है। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट नाउ। अपना हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लोकतंत्र। आज हम देखेंगे डेमोक्रेसी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2012 में एक प्रश्न बना है, 2015 में 4 प्रश्न आए हैं यहाँ से, और 2016 में भी 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आगे आने वाले आपका जो ये एग्जाम है 1 से 2 महीने के बाद हो सकता है कंडक्ट कराया जाए सितंबर तक, तो वहाँ पे हो सकता है कि 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाए। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्योंकि यहाँ से देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनता है। समानता से क्वेश्चन बनता है, मत देने के अधिकार से क्वेश्चन बनता है, नागरिक अधिकार आंदोलन और मत से संघ से संबंधित क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आपका यहाँ पे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। पहला क्वेश्चन ही है स्क्रीन पर हमारे, देखते हैं हम। और दोस्तों बने रहिएगा, फटाफट सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए क्योंकि ये आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यह जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, निम्न में से किसने यह परिभाषा दी है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है दोस्तों। ये किसके द्वारा कहा गया है? क्या अब्राहम लिंकन द्वारा कहा गया है, गांधी जी द्वारा कहा गया है, नेशनल मंडेला द्वारा कहा गया है, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? सभी इंपॉर्टेंट पर्सन, एक ऐसे लोगों का नाम यहाँ पर दिया गया है कि आप अगर जानते नहीं हैं तो कंफ्यूज होंगे। तुक्का लगाने से ये सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, भीमराव अंबेडकर, आप सोचते रह जाएंगे किसका है ये कथन, कौन कह सकता है। ये जनता का जनता के द्वारा, जनता के बीच में रहने वाले ये सभी लोग रहे हैं जो कि जनता के लिए सभी ने कुछ ना कुछ किया है। तो अगर आपको 100% फैक्ट क्लियर है तो आप कर ले जाओगे और 1 नंबर आपका होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कोटेशन है, यह जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, ये किसने कहा है? तो ये अब्राहम लिंकन की लाइन है। ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। लोकतंत्र क्या है? जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा संचालित शासन है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, अब्राहम लिंकन। ओके, अब्राहम लिंकन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का दुर्लभ उदाहरण स्विट्जरलैंड है। एंड बी ऑप्शन है, वर्तमान समय में लोकतंत्र 2 प्रमुख रूपों में पाया जाता है। इन दोनों के बाद दोस्तों आपका ऑप्शन दिया गया है, ये 2 आपको पॉइंट दिए गए हैं एंड आपको इन पॉइंट में से देखना है कौन सा कथन सही है। क्या सिर्फ पहला सही है, या सिर्फ दूसरा सही है, या पहला और दूसरा दोनों सही है, या फिर कोई भी नहीं। तो बताइएगा इसमें से क्या सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो दिया गया कथन है, इन दोनों ही यहाँ पर सही है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र दुर्लभ उदाहरण है स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक लोकतंत्र जो है, एक दुर्लभ उदाहरण है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर चलता है और वर्तमान समय में लोकतंत्र 2 प्रमुख रूपों में पाया जाता है। तो ये दोनों चीज है। कौन सा 2 प्रमुख रूप? प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट सही हो गए हैं। तो आप यहाँ पे आंसर पर जाएंगे तो क्या होगा? आंसर थर्ड हो जाएगा आपका। ये दोनों ही पॉइंट सही है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है।
और दूसरा है समानता सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग आदि भेदभाव के बिना अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। अब यहाँ पर भी पूछा जा रहा है उपरोक्त कथनों में से ये जो दोनों आपको पॉइंट दिया गया है, इन कथन में से सही है क्या? सिर्फ पहला या सिर्फ दूसरा या दोनों या फिर कोई नहीं? तो ये जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में आपका हो जाएगा, जी हाँ, यहाँ पर भी आपका ये दोनों सही है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है वो जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और समानता सुनिश्चित करती है कि क्या व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग आदि भेदभाव के बिना अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। दोस्तों आपको ऑप्शन तो मिल ही रहा है कि ये दोनों सही है, इसके साथ ही साथ ये जो पॉइंट आपको मिल रहे हैं, इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा और अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं तैयार है तो इन पॉइंट्स को आपको तैयार करने की सुविधा मिल रही है। ये पॉइंट्स क्लियर पॉइंट हैं, सही हैं, तो इन्हें आप तैयार करें। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हुआ? थर्ड ऑप्शन ही हो गया। ये दोनों पॉइंट जो है सही है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय लोकतंत्र के समानता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही होगा दोस्तों? पहला है कानून के समक्ष समानता, दूसरा है प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों पर जाने की स्वतंत्रता है, और तीसरा है अस्पृश्यता का अंत, और चौथा है उपरोक्त सभी। देखिए क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र में समानता के संदर्भ में, समानता का मतलब क्या हुआ? समानता का अधिकार जो है उसमें ये सभी दिया गया है, तो यहाँ पर सभी हो जाएगा। यहाँ पर अस्पृश्यता का अंत, सार्वजनिक स्थलों पर जाने की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाएगा। कानून के समक्ष समता, ये समानता के अधिकार में आ जाएगा, स्वतंत्रता के अधिकार में आ जाएगा। और अस्पृश्यता का अंत, ये तीनों आ जाएगा दोस्तों। तो आंसर आपका हो जाएगा ये सभी, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी आपके लोकतंत्र में समानता के संदर्भ को सुनिश्चित करते हैं, सही दर्शाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। समानता के अधिकार के अंतर्गत ये सभी आते हैं। भारत में समानता के अवरोध के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। समानता के अवरोध के संबंध में समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। अनुच्छेद 14 में भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता का अधिकार है। और दूसरा ऑप्शन है संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा में जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या पूछ रहा है? उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? केवल एक गलत है, केवल दो गलत है, एक और दो दोनों ही गलत है, या इनमें से कोई भी गलत नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप फिफ्थ क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जी हाँ बिल्कुल फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए जो बात दी गई है इनमें से कोई भी गलत नहीं है। आप ये जानते हैं अनुच्छेद 14 जो है भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता का अधिकार देता है, और संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने का भी अधिकार दिया गया है। सो यहाँ पर पूछा है क्या? ध्यान दीजिएगा, गलत है। कौन सा कथन गलत है इस पर सर्किल कर लेंगे हम, क्योंकि यही एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां की हम मिस कर जाते हैं, गलती हो जाती है, आते हुए क्वेश्चन एक नंबर लेकर चले जाते हैं और हमें बहुत बड़ी एक तरीके से कभी कभी निराशा हाथ लग जाती है कि सिलेक्शन से हम दूर रह जाते हैं। तो यहाँ पर क्या सही है कि गलत है, क्या पूछ रहा है, इस पर आप सर्कल जरूर कर लें और फिर ध्यान दें। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अनुच्छेद 14 में ये पहला भी सही है और संविधान द्वारा जीवन जीने का अधिकार भी है आपका 21 में, तो ये दोनों ही गलत पूछा जा रहा है। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है क्योंकि ये दोनों ही सही है। आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर बन जाएगा फोर्थ ऑप्शन, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, पूछा जा रहा है कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर फोर्थ हुआ। ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, तो बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही अच्छे से समझ करके ऐसे क्वेश्चन का आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन 6। नागरिक अधिकार आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है। तो क्या है नागरिक अधिकार आंदोलन? देखिए, नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 नस्ल, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। एंड सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन दिसंबर 1955 में प्रारंभ हुआ था। उपरोक्त कथनों में से कथन सही है? सही पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो क्या सही होगा? सही है पूछा है, ठीक है, तो क्या सही होगा? सिर्फ पहला, सिर्फ दूसरा, या दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो देखें यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर जो छठवां क्वेश्चन कह रहा है, इस छठे क्वेश्चन में दोस्तों आपका सही पूछा है, तो ये दोनों ही सही है। नागरिक अधिकार आंदोलन के संदर्भ में नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 नस्ल, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। ठीक,
ये आप पॉइंट बना करके नोट भी कर लें दोस्तों कि नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 में क्या होता है कि नस्ल, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए ये बनाया गया है, ये रोकता है। एंड अगर सेकंड की बात करें तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो ये भी याद रखिए, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप नोट कर लीजिए इसको, दिसंबर 1955 में प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा सही है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा सही है, राइट सर्कल करना है हमें। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही हो जाएंगे। दोस्तों जब भी हमारी क्लास चले तो हम हमेशा ही आपसे कहते हैं कि आप एक नोटबुक और पेन जरूर लेके बैठे, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें आपको मिलती ही मिलती हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि सिर्फ सुनने भर से कभी कभी जो ये सन वगैरह है, जो फैक्ट डेट्स वगैरह है, तो ये डेट हम मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं, तो इसे नोट करना इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलते हैं जो नोट जरूर कर लिया कीजिए, जिससे कि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। और एक बार देखने के बाद आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप सचमुच अच्छे से तैयारी करने पे अपना पूरा फोकस किए हैं, तो दोस्तों हमारा वीडियो एक बार देखने के बाद जब दोबारा आप देखिए, दोबारा जरूर देखिए, क्योंकि पहली बार आपने देखा, अगर आपको नहीं पता तो आपको आंसर कब पता चलता है। एंड सेकंड, आप जब दूसरी बार देखेंगे तो उसका आप आंसर का वेट ना करें, उसे आप पॉज करके खुद आंसर दें और फिर चेक करें कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। और जो ऑप्शन आपका गलत होता है, जो आप नहीं कर पाते हैं, उसे नोट डाउन जरूर करें। नोट करने के बाद उस टॉपिक पर, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर अपनी पकड़ बनाएं। इससे क्या होगा, ये एक फंडा है आपके एग्जाम को क्लियर करने का। इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो प्रैक्टिस सेट में आने वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये तो आप देख ही रहे हैं, प्लस उसमें आप प्रैक्टिस सेट कर भी रहे हैं। एक बार सुनने के बाद दोबारा आप मेरी प्रैक्टिस से प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो वहां पे आप सही हैं अगर, तो आपको आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। बट अगर आप गलत हैं तो वहां पे बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं, बल्कि नोट करने की जरूरत है कि आप कहाँ गलत हैं, कौन सा पॉइंट आपको कमजोर लग रहा है। तो अपने वीक पॉइंट को नोट करें और उस पर स्टडी करें। फिर उसके बाद अगेन हमारा प्रैक्टिस सेट करें और आप पाएंगे कि आप 100% श्योर कर रहे हैं, बिल्कुल राइट जा रहे हैं, सही कर रहे हैं। उससे आपका डेवलप होगा आपका कॉन्फिडेंस। और इसी तरीके की प्रैक्टिस सेट करते रहने से आप अपने एग्जाम में भी बिल्कुल सही कर पाएंगे और एग्जाम में क्लियर करके फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपना क्वालिफाई कर पाएंगे। ये हमारा फंडा रहा है दोस्तों, इसलिए मैंने शेयर करना जरूरी समझा, क्योंकि अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो तरीका क्या होना चाहिए ये भी बताना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ क्वेश्चन कराते जाना और देख करके आंसर दे लेना, एक नजर देख लेना जरूरी नहीं होता, बस उस पर वर्क करना जरूरी होता है। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से कीजिएगा और आप बिल्कुल कर पाएंगे और काफी अच्छा महसूस करेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, निम्न स्थानों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने 1995 में विकलांगता अधिनियम पारित किया, क्या ये सही है? आगे देखते हैं। दूसरा है, इस अधिनियम के अनुसार विकलांग व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है। अब यहाँ पर भी पूछा जा रहा है कि इन कथनों में से कौन सा सही है, इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है, क्या पहला दूसरा दोनों सही है, या सिर्फ पहला या सिर्फ दूसरा, क्या सही होगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों ये बातें सही हैं, इसलिए आप नोट जरूर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत सरकार ने 1995 में विकलांगता अधिनियम पारित किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट जरूर कीजिएगा। भारत सरकार ने 1995 में विकलांगता अधिनियम पारित किया था और इस अधिनियम के अकॉर्डिंग क्या किया था, व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो आपका पहला दूसरा दोनों सही हो जाता है, सो राइट आंसर थर्ड आपका सही हो जाता है दोस्तों यहाँ पर। चलिए, आपको आई होप बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन मिल रहे होंगे और मिल रहे हैं, इसको आप तैयार जरूर कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन को भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा दोस्तों, बट बने रहिएगा, स्किप करके जाने से आपका नुकसान होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेमोक्रेसी से क्वेश्चन बनते हैं, तकरीबन 4 क्वेश्चन आया था पिछली बार, इस आगे भी आने की उम्मीद है। विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हम आगे लेकर के आ रहे हैं। चलिए देखिए, लोकतंत्र किन ग्रीक शब्दों से बना हुआ है? डेमोस से, क्रेशिया से, डेमोस तथा क्रेशिया दोनों से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या है, लोकतंत्र। लोकतंत्र किसको कहा जाता है? देखो, डेमोक्रेसी इसका नाम ही है, तो डेमोस तथा क्रेशिया दोनों से ही है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर दोस्तों, देखिए डेमोक्रेसी शब्द जो है डेमोस तथा क्रेशिया से मिलकर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनता का शासन। लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य शासन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप बिल्कुल समझ ही गए हैं मेरे बताने से कि लोकतंत्र, और आप जानेंगे कि डेमोक्रेसी इसका नाम ही है, डेमोक्रेसी डेमोस प्लस क्रेशिया इन दोनों शब्दों से बना हुआ है और ये ग्रीक शब्द है। ओके, ये ग्रीक शब्द है। सो राइट आंसर आपका थर्ड हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए।
क्या विचार करना है हमें? ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, इन पर हमें विचार करना है कि इन देशों में से प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है कहाँ का? क्या सिर्फ ब्रिटेन का, या फिर दूसरा तीसरा मतलब भारत और अमेरिका, या फिर पहला दूसरा मतलब ब्रिटेन और भारत का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है कहाँ का? प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, बताइएगा। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर बात करें तो इनमें से कोई नहीं होगा। ब्रिटेन, भारत और अमेरिका, इनमें से किसी का भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इनमें से किस कहाँ का पाया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, यह लोकतांत्रिक शासन का एक स्वरूप है। इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से कानून का निर्माण करती है, शासन का संचालन करती है जब वह चाहे। निश्चित शर्तों के साथ सरकार को हटा सकती है। उपरोक्त विशेषता निम्न में से किस प्रकार की शासन प्रणाली की है? अब ये इतना जो बता आपके सामने एक थ्योरी की तरह जैसे लग रहा है, इतने जो दिया गया है, ये क्या है? पूछा जा रहा है कि लोकतांत्रिक शासन का एक स्वरूप, ओके, एंड जनता प्रत्यक्ष रूप से कानून का निर्माण करती है, ये 2 पॉइंट, शासन का संचालन करती है 3 पॉइंट, और जब चाहे निश्चित शर्तों के अकॉर्डिंग जब चाहे सरकार को हटा सकती है। तो ये सारी जो ये 4 पॉइंट आपको मिले, ये किसकी विशेषता है? इस प्रकार का शासन क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है, या संवैधानिक राजतंत्र कहलाता है, या फिर नौकरशाही तंत्र कहलाता है? क्या कहलाता है ये? तो दोस्तों, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 पॉइंट्स थे। इन चारों पॉइंट्स को याद जरूर कीजिएगा। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत आते हैं। सो आपका राइट आंसर हुआ सेकंड, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न पर विचार कीजिए। कानून के समक्ष समानता, अस्पृश्यता की समाप्ति, मत का अधिकार। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ से? इन तीनों को लेकर के दिया गया है, उपरोक्त में से किसका प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है? किसका प्रावधान किया गया है? क्या पहले दूसरे का, दूसरे तीसरे का, पहले और तीसरे का, या फिर पहला दूसरा तीसरा, इन तीनों का? तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, बात की जाए अगर, तो पहला दूसरा तीसरा दोनों तीनों ही हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों में से पूछा रहा है कि प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया। तो भारतीय संविधान में जैसा कि आप जानते हैं, कानून के समक्ष समता, अस्पृश्यता की समाप्ति, मत का अधिकार, ये तीनों ही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस राज्य में सबसे पहले मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई थी? देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, और लोगों तक शेयर भी कीजिए। शेयर करने से व्यूज बढ़ते हैं, तो थोड़ा हम लोग का मोटिवेशन बनता है कि हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो सकारात्मक तरीके से जा रहा है। आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, हमारा प्रयास सही है या गलत है, कमेंट के थ्रू आप बताते रहा कीजिए, जिससे कि हमें भी सजेशन दिया कीजिए, हमें भी ये पता चले कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या इसमें सुधार की ज़रूरत है। तो आप लोगों के कमेंट का बहुत ही स्वागत रहेगा। आप प्लीज़ हमें सजेस्ट किया कीजिए कि वीडियो आपको कैसी किस तरीके से चाहिए। हम अपना पूरा प्रयास करते हैं अच्छा से अच्छा देने का। तो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और बने रहिएगा हमारे साथ। आगे विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन को हम इंक्लूड किए हैं। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से सबसे पहले मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई थी। तो दोस्तों, मध्याह्न भोजन योजना जो लागू की गई थी, तमिलनाडु में लागू की गई थी। और यहाँ ऑप्शन क्या क्या है? तमिलनाडु, जी हाँ, पहला ही ऑप्शन है तमिलनाडु में, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में, तमिलनाडु तथा केरल में, और संपूर्ण भारत में एक साथ। देखिए दोस्तों, कुछ चीजें होती है जो कि फैक्ट होती हैं, यहाँ पर अगर याद नहीं आप करेंगे तो देखिए, पहले ऑप्शन में भी तमिलनाडु, एंड सेकेंड ऑप्शन अगेन तमिलनाडु प्लस कर्नाटक, एंड थर्ड ऑप्शन अगेन तमिलनाडु प्लस केरल, और फिर उसके बाद संपूर्ण भारत में। तो कभी कभी आप ये सोच सकते हैं, मध्याह्न भोजन योजना तो हर जगह है, सभी स्कूलों में है, तो संपूर्ण भारत में आप लगा देंगे। तुक्का यही तो होता है, तुक्का तो तुक्का ही है ना। तुक्का लगा करके हम कभी भी किसी भी चीज को श्योर नहीं कर सकते कि मेरा ये सही ही होगा। तो आपका पूछा गया है कि ये योजना जो है सबसे पहले, क्वेश्चन ये नहीं है कि कहाँ कहाँ लागू हुआ है, क्वेश्चन ये है सबसे पहले। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहले कहाँ लागू की गई। तो आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में। ओके, राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, तमिलनाडु में। अब आपने प्रैक्टिस की हमारे साथ, तो आप ये श्योर हो गए कि तमिलनाडु वो राज्य है जहाँ पे सबसे पहले मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई थी, मिड डे मील योजना लागू की गई थी। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए इससे भी और भी बेहतर और भी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, तो आप बने जरूर रहिएगा हमारे साथ, पूरा वीडियो देखिएगा, और लास्ट तक आप देखेंगे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दोस्तों लाइक कीजिए, प्लीज शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को, और देखते रहिए हमारे आंसर को। आप भी कमेंट करते रहिए कि कौन सा क्वेश्चन
सही हो रहा है इसमें। विकलांगता अधिनियम 1995 में निम्न में से किस स्थानों पर सुगम रास्ता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है? देखिए, विकलांगता अधिनियम आपको मैं बता चुकी हूँ, आपने अगर नोट किया होगा, मेरी बात को आप सुने होंगे कि नोटबुक और पेन लेके बैठेगा तो आप नोट कर चुके होंगे, और फिर दोबारा ये आपके सामने आया तो आपको याद भी हो गया कि अब विकलांगता अधिनियम जो है 1995 में लागू हुआ था। अब ये पूछ रहा है कि निम्न में से किस स्थानों पर सुगम रास्ता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया? विकलांगता अधिनियम के अंतर्गत ये कार्य कराया गया कि रास्तों को सुगम किया जाए। तो किन स्थानों पर? केवल सरकारी भवनों में, सरकारी भवनों तथा स्कूलों में, सरकारी भवनों, स्कूलों तथा रेलवे स्टेशन में, या फिर उपरोक्त में से कहीं भी नहीं? तो क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सरकारी भवन, स्कूल तथा रेलवे स्टेशन, ये सभी, ये इन तीनों जगहों पर विकलांगता अधिनियम 1995 में क्या किया गया कि सुगम रास्ता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। सो राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, सरकारी भवनों, स्कूलों तथा रेलवे स्टेशन में विकलांग बच्चों के लिए, विकलांग लोगों के लिए ये जो नियम पारित किया गया 1995 में कि रास्ते टेढ़े मेढ़े, पथरीले, ऊबड़ खाबड़ ऐसे न हो, सुगम हो, जिस पर कि आसानी से जाया जा सके। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि मैं कह रही थी, आप लोगों के सामने देखिए स्क्रीन पर आ चुका है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। दोस्तों, इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को मतलब विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को इंक्लूड करना इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, अभी आपका ये फर्स्ट टाइम सीटेड है, तो आप ये जान पाओगे सीटेड का तरीका क्या है। क्वेश्चन अगर आता है किसी टॉपिक से, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को सीटेड के बेस में, सीटेड के ढांचे में ढालकर वो किस तरीके से पूछता है। तो कभी कभी फैक्ट क्वेश्चन तो आते ही है, कभी कभी आपके सीटेड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाते हैं। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए फटाफट शेयर कीजिए कुछ लोगों और अपने दोस्तों को भी, और बने रहिए हमारे साथ। आंसर को आप भी पॉइंट करते रहिए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, यह विचार द्वारा रखा गया। किसके द्वारा रखा गया? महात्मा गांधी द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, बी आर अम्बेडकर द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों, आया भी है 2012 में आया है, और इम्पोर्टेंट अक्सर ये क्वेश्चन बन जाता है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी आर अम्बेडकर द्वारा मतदान का अधिकार होना चाहिए, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, ये जो विचार था ये किसके द्वारा रखा गया विचार था? तो ये बी आर अम्बेडकर द्वारा, भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा रखा गया ये विचार है। आगे आप बढ़ेंगे, कोटेशन याद रखिएगा, ये इनका विचार है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता था कि इनका विचार क्या है? मतदान का अधिकार होना चाहिए सभी भारतीयों को, सामाजिक आर्थिक स्तर चाहे उनका कुछ भी हो, ये इनका कथन था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था, कब हुआ था बताइएगा? देखिए ये 2015 में और 2013 दोनों में ये क्वेश्चन बना है। सीटेड फरवरी 2015 एंड जुलाई 2013। सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जातीय मतभेद की समाप्ति की मांग के लिए बना था, या फिर अफ्रीकी अमेरिकन महिलाओं के मताधिकार की मांग के लिए बना था, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है अफ्रीकी अमेरिकन पुरुषों में मताधिकार की मांग के लिए, या फिर अफ्रीकी अमेरिकन वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा की मांग के लिए। अब देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर अभी तक नहीं जान पाए हैं तो आज हमारे इस सीरीज में आपको देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है, तो आपको आज पता चल जाएगा। देखिए आंसर आपका होगा यहाँ पे फर्स्ट, सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जातीय मतभेद की समाप्ति के मांग पर यह आंदोलन शुरू हुआ था। सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों और जातीय मतभेद ना हो, इसकी समाप्ति की मांग के लिए मांग हुई थी इस नागरिक अधिकार आंदोलन में। ठीक है, आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। दोस्तों नागरिक अधिकार आंदोलन के बारे में कुछ पॉइंट सुनिएगा और नोट कर लीजिए अगर आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ दिखता है तो। देखिए नागरिक अधिकार आंदोलन जो है ये 1964 में हुआ था। 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम आंदोलन शुरू हुआ था, और ये हुआ था नस्ल, धर्म, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देश का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह अफ्रीकन हो या अमेरिकन, सभी के समान रूप से सभी में समान रूप से मतलब बिहेव किया जाए, बर्ताव किया जाए। और अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ, ये भी नोट कीजिएगा, आपका क्वेश्चन यहीं पे था कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, तो मैं बताती चलूँ यहाँ पर। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो है 1 दिसंबर 1955 में, 1 दिसंबर 1955 में प्रारंभ हुआ।
यहाँ पर जब लोगों द्वारा जब रोजा पार्क्स को एक बस में एक सीट देने से इनकार कर दिया गया था। देखिए ये स्टोरी क्या थी कि ये कब प्रारंभ हुआ था, जब गोरे लोगों द्वारा रोजा पार्कर्स को एक बस में एक सीट देने से इनकार कर दिया गया था। इसके बाद अमेरिका में लोगों द्वारा समान अधिकार की मांग की गई थी और इस प्रकार नस्लीय भेदभाव का अंत हुआ था। ठीक है, तो ये भी स्टोरी आप दिमाग में रखिएगा। देखिए ये यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। आई होप आपने नोट्स जरूर किया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका फर्स्ट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, पूरे चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आगे बने। देखिए तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समिति का एक संघ है जो जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। किस राज्य में है? उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में है या फिर राजस्थान में है? तो दोस्तों ये तवा मत्स्य संघ जो है मध्य प्रदेश में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तवा मत्स्य संघ के बारे में नोटबुक अगर आप लेके बैठे हैं तो मैं फिर कुछ फैक्ट बताने जा रही हूँ, नोट जरूर कीजिएगा। देखिए तवा मत्स्य संघ जो है मछुआरों का सहकारी संगठन होता है। किसका होता है? मछुआरों का सहकारी संगठन, जैसा कि आपको अपने क्वेश्चन में भी दिख रहा है, मछुआरों का सहकारी समिति या संघ होता है। ठीक है, अब ये जो संघ है इसका गठन हुआ था मध्य प्रदेश में। ये आपका आंसर हो गया। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र में, नोट कीजिएगा, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र में सरकार की नीतियों के विरोध में किया गया था। ये सरकार ने 1994 में निजी कंपनियों को सतपुड़ा क्षेत्र में मछली पकड़ने का अधिकार दे दिया था। बाद में इसे वापस ले लिया गया, लेकिन उस समय 1994 में निजी कंपनियों को सतपुड़ा क्षेत्र में मछली पकड़ने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, कब? 1994 में। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ राइट आंसर आपका सेकेंड हो गया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र से संबंध में गलत है? देखिए गलत पूछा जा रहा है। लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है, या फिर सेकेंड ऑप्शन आपको हो जाएगा लोकतंत्र में लोग लिए गए निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं, या फिर थर्ड हो जाएगा लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है, या फिर फोर्थ हो जाएगा लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। तो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। देखिए गलत पूछा जा रहा है दोस्तों, तो गलत की बात अगर हम करें तो लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। जी नहीं। देखिए आपका यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन का पहला ही आंसर जो बता रहा है यहाँ पे कहाँ है, कौन सा गलत है। अगर बात सही की करता तो हम और सब पर देखिए, क्योंकि बाकी आपके तीनों पॉइंट सही हैं। अगर गलत कोई है तो ये लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने का संपूर्ण ताकत होती है। संपूर्ण ताकत जो है जनता ताकत देती है, तब कोई एक व्यक्ति शासन कर पाता है देश पर। तो जनता के द्वारा होता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कौन सा गलत है, तो पहला ही आपका गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 18 क्वेश्चन, लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित दो कथनों पहला और दूसरा पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे सही बताना है। देखिए सितंबर 2015 में बना ये क्वेश्चन, लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलनों को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है। एंड बी आपका दूसरा हो जाएगा, लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदार होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होते। क्या कह रहा है यहाँ पे पहला गलत है और दूसरा सही है, पहला और दूसरा दोनों गलत है, पहला सही और दूसरा गलत है, या फिर पहला और दूसरा दोनों ही सही है? क्या होगा? देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा वो यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा पहला तो नहीं होगा, क्योंकि पहला गलत है दे रहा है। अगर पहला गलत, लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलनों को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है। जी देखिए ये कौन सा तरीका है? ये तो आपका यहाँ पे आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा कि पहला और दूसरा दोनों सही है। लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलनों को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है। ठीक,
और लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदार होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों सही। क्वेश्चन आपका 18 था ना, तो 18 में हो जाएगा जी हाँ, पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे 22 क्वेश्चन है, तो तकरीबन 4-5 क्वेश्चन और है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो बने रहिएगा। देखिएगा, लोकतंत्र में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन बना है सितंबर में आपका 2016। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। और दूसरा हो जाएगा, सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती हैं। इसमें भी पूछ रहा है इन दोनों में से कौन सा सही है। ए बी आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर कि कैसे ऑप्शन है। ऑप्शन है आपका पहला सही है और दूसरा गलत, और ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों गलत है, और पहला गलत है और दूसरा सही है, और पहला और दूसरा दोनों सही है। तो पहला और दूसरा ये दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों। तो इन दोनों ऑप्शन को आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये दोनों ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, सही है। और प्रतिनिधि पूरे कानून और नियम बनाते हैं पूरे देश का, ठीक। सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती हैं, जी हाँ। ये जो भी दिया गया है आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर ये जो भी दिया जा रहा है ये दोनों ही पॉइंट सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हुआ, पहला और दूसरा दोनों सही है। नीचे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 20 से लेकर 22 तक इसी के अकॉर्डिंग आएगा। मतलब क्या कि यहाँ पर आपको कुछ जरूर ही अनुच्छेद दिया गया होगा पढ़ने के लिए। नीचे दिए गए अवतरण में जी हाँ पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये क्या दिया गया है, दिया गया है कि पहिएदार कुर्सी मतलब व्हील चेयर का उपयोग करने वाले रंजन की कक्षा फुल टू सीटेड इसी तरीके के क्वेश्चन करता है। एक स्टोरी बनाएगा, स्टोरी में से आपको क्वेश्चन पुटअप कर देगा जो कि आपके जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक से ले करके उसके बेस पर ही होगा, लेकिन एक स्टोरी क्रिएट करके क्वेश्चन होगा। तो ये पूरी तरीके से सीटेड का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिएगा। पहिएदार कुर्सी व्हील चेयर का उपयोग करने वाले रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल में लगती है, ठीक है। वह प्रत्येक दिन सहायक की प्रतीक्षा करता है जो उसे उठाकर विद्यार्थियों की भीड़ से होकर ले जाता है। अब देखिए ये जो दिया गया, तो ये जो है क्या है, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पे तो साफ साफ है कि उल्लंघन हो रहा है। किस अनुच्छेद का, मतलब ये कि यहाँ पर होना क्या चाहिए कि यहाँ पर कुछ ऐसा होना चाहिए कि या तो कोई हो पर्टिकुलर जो कि उसे वेट ना करना पड़े, रंजन को लेके जाए व्हील चेयर और लेकर के आए, या फिर ऐसा सुगम रास्ता हो जहां से कि व्हील चेयर पर रंजन खुद अपने स्वयं समय से जा सके, पहुंच सके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है। किस अनुच्छेद का, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 370। तो आपको इन चारों अनुच्छेदों का ज्ञान होना चाहिए जिससे कि आप बता पाएंगे संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लंघन हो रहा है। किसका ये उल्लंघन हो रहा है, विकलांगता अधिनियम का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका 20 क्वेश्चन, इस 20वें क्वेश्चन में आपका जो है अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है। संविधान के किस अनुच्छेद का, तो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है। अब अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 15 में देखिए दोस्तों कि किसी से भी धर्म हो, जाति हो, संप्रदाय हो, लिंग, स्थान या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब क्या, यहाँ पर देखिए अगर वो बच्चा जो है विकलांग है तो उस पर भेदभाव लोग करें अगर कि उसकी कुर्सी को कोई लेकर के ना जाए और वो बच्चा इंतजार ही करता रह जाए, तो ये इस चीज का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इसी में आ जाता है आपका प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल जैसे होटल, मंदिर, दुकान, कुआं आदि पर ले जाने की इजाजत है। ये भी इसी में आ जाता है। सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक मनोरंजन, तो उसमें ये भी आ जाएगा। स्कूल में बच्चे को विकलांगता जैसे है तो उसको वहां तक पहुंचाने के लिए, ठीक। तो अनुच्छेद 15 में आ जाएगा ये सब। राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे विकलांगता अधिनियम 1995 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है। अब ये तो आपको 3 बार आपके सामने ये आ चुका है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट तो आपको याद ही हो गया कि विकलांगता अधिनियम कब है, 1995।
तो किस प्रावधान का पालन नहीं कर रहा है विद्यालय? आपको नीचे कुछ चीजें मिलेंगी जिसमें कि आप बताएंगे इस पॉइंट्स में विद्यालय किस चीज का पालन नहीं कर रहा है। विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा के अधिकार का या अनौपचारिक शिक्षा के लिए योजनाएं का और कार्यक्रम का, या रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच का, या विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य धारा वाली और संयोजित शिक्षा का, किसका नहीं कर रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बात की गई है, स्टोरी क्या थी? रंजन को विद्यालय ले जाने की स्टोरी थी और बच्चा जो है वेट कर रहा था कि कोई आए और वहां उसे पहुंचाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बच्चा वेट कर रहा था तो क्या चाहिए था, वहां पे चाहिए था कि रैंप वाले सार्वजनिक स्थलों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच संभव हो। तो यहाँ पे ये चीज देखिए, सेकेंड ऑप्शन में है रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंचने का एक इस तरीके से बनाया जाए कि वहां पे बच्चा सुरक्षित आसानी से पहुंच सके। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे रंजन के प्रति समानुभूति। रंजन के प्रति समानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा? ये सितंबर 2014 से है। तो आपका यहाँ पे सबसे उपयुक्त क्रियाकलाप आपको दिखाना है कि क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि बेस्ट होते हैं, बट उसमें हमको बेस्ट से भी बेस्ट ढूंढना है। तो आप सभी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। रंजन को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने और नीचे लाने के लिए विद्यार्थियों को कहना अच्छा होगा, या फिर व्हील चेयर कैसे ऊपर उठाया जाए इस पर एक विचारावेश किया जाए, ये अच्छा होगा, या फिर एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन कराया जाए जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाने का अनुभव कर सके, या फिर विकलांगता अधिनियम पर एक भाषण देने के लिए किसी वकील को आमंत्रित करना उचित होगा। बताइए सबसे उचित क्या होगा? दोस्तों देखिए, सबसे उचित यहाँ पर हो जाएगा एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन कराना जिससे विद्यार्थी व्हीलचेयर में ले जाए जाने का अनुभव कर सके। अब आप ये बता सकते हैं कैसे? कुछ लोग इसे गलत कहेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे बेस्ट पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्या होगा। देखिए भाषण देना तो बिल्कुल ही गलत हो गया। इसे थोड़ा मैं छोटा करके समझाऊं। देखिए भाषण देना तो बिल्कुल ही गलत हो गया। रंजन को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने और नीचे लाने के लिए विद्यार्थियों से कहना। देखिए अगर हम बच्चों को किसी काम के लिए कहते हैं तो बच्चे सहर्ष खुशी खुशी कितनी बार करेंगे? एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, फिर सब बच्चे कतराने लगेंगे और कोई उस बच्चे को नहीं ले जाएगा। तो क्या होगा, आगे हीन भावना आएगी रंजन में कि लोगों को कहना पड़ रहा है, लोग मुझे नहीं लेके जा रहे हैं। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। तो ये पहला आंसर तो कट गया। ठीक, जब आप कट करते चलेंगे दोस्तों तो आप श्योर हो जाएंगे कि ये नहीं हो सकता। फिर आपको सिर्फ तीन ऑप्शन पे ध्यान देना है। पहला ऑप्शन कट हो चुका है। अब तीन ऑप्शन में होगा व्हील चेयर कैसे ऊपर उठाया जाए और इस पर एक विचारावेश। देखिए व्हील चेयर कैसे ऊपर उठाया जाए, इस पर सिर्फ विचार मंथन करने से बच्चा ऊपर तो पहुंच नहीं जाएगा। हाँ, ये एक बार बता देना उचित है कि व्हीलचेयर को यूज कैसे करना है, बच्चा उसे कर पाए। बट हो सकता है कि वो इस तरीके से विकलांग हो कि सिर्फ वो उस पर बैठ सकता है, वो कर नहीं पाता हो। तो यहाँ पर ये भी इतना सही नहीं है। वो बच्चे इसको कर सकते हैं जो आंशिक रूप से विकलांग हो, बट हो सकता है बच्चा ज्यादा विकलांग हो। तो यहाँ पर ये सही नहीं होगा। सिर्फ विचारावेश करते रहें, सोचते रहें कि नहीं कैसे इसको ऊपर उठाया जा सकता है, कैसे वहां तक पहुंचाया जा सकता है। अगला क्या होगा, एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हीलचेयर में ले जाए जाने का अनुभव कर सके। एंड फोर्थ क्या है, विकलांग अधिनियम एक पर एक भाषण देने के लिए किसी वकील को आमंत्रित करना। अब वकील साहब या कोई इंजीनियर या कोई कलेक्टर या कोई मजिस्ट्रेट आकर भाषण देकर क्या करेगा? भाषण क्या देने से बच्चा आराम से पहुंच जाएगा अपने आप? जी बिल्कुल भी नहीं। भाषण जैसी चीजों को नेग्लेक्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये सही नहीं होता है। भाषण से कभी भी कुछ भी बदलने वाला नहीं है। ठीक है, समझना होता है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सीटेड में। देखिए इसीलिए मैं इतना समझाती हूँ कि मेरी बातों से आप समझ पाए, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन करने में बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन के आंसर पर किस तरीके से जाना है उस पॉइंट ऑफ व्यू को आप समझ सके तो मेरा एक तरीके से कहिए कि वीडियो बनाना सार्थक होगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझिएगा, मैं वही प्रयास करती हूँ। अब यहाँ देखिए एक भूमिका निर्वाही जो कि आपका राइट आंसर होगा, कैसे होगा ये समझिएगा। एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन अगर हम करते हैं, रोल प्ले कराते हैं जिसमें कि बच्चे रोल प्ले करें, और भूमिका निर्वाह का मतलब क्या हुआ कि किसी को एक रोल दिया गया है कि आपका ये काम है, आपको ये करना है। ठीक, जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाए जाने का अनुभव कर सके। बच्चे को अनुभव होगा, सभी बच्चे ये देखेंगे और अनुभव होगा कि देखिए बच्चे को ले जाया जा रहा है। तो बच्चों में ये पॉजिटिविटी आएगी। बच्चे ये सोचेंगे कि मतलब ये कहने की बात नहीं है, बच्चे में, इस बच्चे में, हमारे इस दोस्त में ये प्रॉब्लम है,
हर एक बच्चा जब वो रोल प्ले करते समय सभी बच्चे देखेंगे तो सभी बच्चों में, कभी किसी बच्चे में, कभी किसी बच्चे में, सब में ये होगा और सभी बच्चे बारी बारी से करके नहीं आज मैं ले जाऊंगा, आज मैं ले जाऊंगा, उत्सुकता के साथ इस काम को करेंगे, ना कि दबाव में, ना कि जबरदस्ती कहने पर। ठीक है, तो रोल प्ले करने से बच्चों में उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। और दोस्तों बस ये हमारा क्वेश्चन था आज का, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा हमारा प्रयास और कैसा लगा हमारा क्वेश्चंस, कमेंट जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि हम इतना जो प्रयास करते हैं दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, उसको एडिट करने में, उस पर वर्क करने में और आप तक पहुंचा पाने में। तो हमारे प्रयास को सफल बनाइए। हमने जो एक मुहिम चलाई है, एक प्रयास सफलता की ओर, अगर हमारे मुहिम से आप जुड़ते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, डेली हमारे वीडियोस देखते हैं दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस बन चुके हैं। सीटेट ही हमारा टारगेट रहा है, क्योंकि मैंने सीटेट को बहुत ही अच्छे से समझा है, उसको मैंने एनालिसिस किया है और मैं कर पाती हूँ अच्छे से, और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में उसी समझ के बेस पे अपना बेहतर करके दिखाया। आप हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं और आप हमारा स्ट्रेटजी मैंने क्या बनाई है, किस तरीके से मैंने पढ़ा है, मेरा वीडियो गया है, आप वहां भी देख सकते हैं। तो उस स्ट्रेटजी से आप भी चलेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप काफी बेहतर कर पाएंगे, काफी अच्छा कर पाएंगे। एक और बात आपको बताती चलूं कि अगर आपका मैथ नहीं अच्छा है तो भी आप सीटेट में 100+ स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 110 जब मेरे आ सकते हैं तो आपके भी काफी अच्छे से आ सकते हैं। मैथ को नेगलेक्ट करने के बावजूद भी सीटेट को समझिए, सीटेट की अंडरस्टैंडिंग को समझिए। तो बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ। आगे आने वाले जो वीडियोस हैं, तकरीबन पॉलिटी से आपको अभी ये हमारा चौथा टॉपिक था, चौथा लेक्चर था। अब इसमें आगे आपको 6 से 7 पॉइंट और मिलेंगे, टॉपिक और मिलेंगे, जिस पर कि हमारी पॉलिटी आती है, वहां से आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे, सभी जो आपको मिल रहे हैं। अब आगे हम देखेंगे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ओके, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से बनने वाले क्वेश्चन को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और आगे लोगों तक शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आई होप आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बस अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।